हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल एस अकेडमी। एस के पटेल एस अकेडमी के छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की क्लास में मैं बी के पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 73वां संविधान संशोधन जो आपका 1992 आया और 1993 में जो आपका लागू हुआ, उसके बारे में अधिनियम से संबंधित जो आपकी बेसिक बातें हैं, शुरुआती बातें हैं, उसको जो है पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जो है आपका इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कैसे पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने हेतु आपका प्रयास किए गए थे, उनके बारे में हमने देखा था। और आज की क्लास में हम जब 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका कौन सा भाग जो है वो अधिनियम संविधान में जो है आपका जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद इसमें शामिल हुआ, कितने आपके उप अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। जो 11वीं अनुसूची इसमें जुड़ी उसके बारे में जो है देखेंगे कि संविधान में जो है आपका क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या चीज़ें जो है वो संविधान में जुड़ी गई। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन आने से पहले क्या भारतीय संविधान में कुछ बातें थी आपका पंचायतों से संबंधित या नहीं थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक क्रम है पंचायती राज अधिनियम को पढ़ने का, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं और बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये प्रभावशील हुआ या लागू हुआ 1993 में। तो 92-93 भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में क्या परिवर्तन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान में आपका कोई भी चीज़ जोड़ना या हटाना रहता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। कौन से नंबर किया गया, 73वां संविधान संशोधन। ये विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, तो 1992 में। तो नाम प्रस्तुत हुआ तो उसी के आधार पे हो जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन ये प्रभावशील कब हुआ, 1993 में प्रभावशील हुआ था, ठीक है। संविधान में क्या जोड़ा गया, तो इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में बेटा देखो जुड़ा भाग 9, है ना। परिवर्तन देखते जाइएगा, भाग 9 इसमें जोड़ा गया, प्लस अनुसूची 11। जो भारतीय संविधान नहीं पढ़े हैं उनको हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत आए, तो जो कंप्लीट कोर्स में हमारे जो है प्रवेश लिए हुए हैं वो तो समझ ही जाएंगे इस चीज़ को। तो भाग 9 जोड़ा गया और आपका अनुसूची 11, ठीक। अब इस अनुसूची 11 में जो है आपके ग्राम पंचायतों को या पंचायतों को सौंपे गए हैं क्या, 29 विषय। तो अनुसूची 11 में हम पंचायतों को सौंपे गए 29 विषय के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। प्लस ये जो आपका भाग 9 है, तो भाग 9 के तहत जो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 यहाँ से चालू हुआ, साथ ही साथ इसमें है उप अनुच्छेद, 15 उप अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो जाते हैं 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है। 243 ए से लेकर के 243 ओ, या हिंदी में बोलोगे तो 243 क से लेकर के 243 अण तक। तो ये मेन परिवर्तन जो है आपका हुआ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है कि संविधान में क्या जोड़ा गया। संविधान में जुड़ा भाग 9 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 243 243 एवं 15 उप अनुच्छेद सब आर्टिकल, ठीक है, ये शामिल हुए। कहाँ से कहाँ तक, 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है। हिंदी में कहें तो 243 बोल सकते हैं क, या आप बोल सकते हैं 243 क से 243 अण तक। तो मैं एक को लेकर के चलूँगा, मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊँगा किसके थ्रू, इंग्लिश के थ्रू। 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो 15 उप अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 के बारे में भी अपन चर्चा जो है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, तो अनुसूची 11, है ना। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुसूची 11 जुड़ी, और अनुसूची 11 में उल्लेख है पंचायतों को सौंपे गए कितने विषयों का, 29 विषयों का, ठीक है।
तो इसके बारे में हम आज की क्लास में जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ। क्या इस अधिनियम के पहले, इन चीज़ों को जोड़े जाने से पहले भारतीय संविधान में आपका पंचायतों को लेकर पहले से कुछ बातें थी या नहीं थी? तो इसके बारे में अगर देखें तो हाँ थी। अगर हम देखें भारतीय संविधान का भाग 4, ठीक है, कौन सा हिस्सा? भारतीय संविधान का आपका भाग 4, और इस भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है इसमें जो है पंचायतों के गठन के बारे में जो है वो आपका बात कही गई थी। ठीक है, अब भाग 4 क्या है? जब आप संविधान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाग 4 जो है उसमें उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, ये राज्य को निर्देशित किए गए कुछ आपके कर्तव्य हैं जो राज्य जो है अपने परिस्थिति अनुसार, अपने क्षमता अनुसार धीरे धीरे इनको जो है आपका लागू करना रहता है। इसको डिटेल में मैं भारतीय संविधान में और चर्चा करूंगा। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 40 है, इस अनुच्छेद 40 में वर्णन मिलता है किसका? ग्राम पंचायतों के गठन का। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना यहाँ पे स्टार लगा के मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, संविधान के भाग 4, और भाग 4 क्या है ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है हमारा क्या? अनुच्छेद 40, जिसमें वर्णन मिलता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है ना, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। तो संविधान को लेकर के इतनी बातें आपको याद रखनी है पंचायतों के विषय में। 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जुड़ा, जिसके तहत अनुच्छेद 243 और 243 के साथ साथ 15 उप अनुच्छेद 243A से लेकर के O तक, अनुसूची नंबर 11 जिसमें शामिल है 29 विषय। इससे पहले संविधान में पहले से भाग 4 में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 जो है आपका थोड़ा सा पंचायतों से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अब देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किन क्षेत्रों में प्रभावशील नहीं है, या 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए 2 भागों में बांटा हुआ है। 2 भागों में एक हिस्सा आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश का या संघ शासित प्रदेश, जहाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपका लागू नहीं है। और जो आपका कुछ राज्य हैं, खास करके जो पूर्ववर्ती राज्य हैं उनको देखेंगे। 6वीं अनुसूची में शामिल जो आपके राज्य हैं, इनमें जो है आपका 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका लागू नहीं होता। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं बेटा केंद्र शासित प्रदेश का, है ना, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ आपको नाम याद रखना है दिल्ली का। यहाँ पे ये प्रभावशील नहीं है, यहाँ पे ये लागू नहीं है। और राज्यों में अगर हम बात करें, तो राज्यों में आपको 6वीं अनुसूची के राज्य याद रखना है। ठीक है, 6वीं अनुसूची के राज्य, तो भारतीय संविधान में इसको आप पढ़ते हैं, पूरे के पूरे जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो 6वें नंबर की अनुसूची है उसमें जो है आपका वर्णन मिलता है 4 राज्यों का। इन 4 राज्यों में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपका लागू नहीं होता। तो भारतीय संविधान की क्लास में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो 6वीं अनुसूची में आने वाले हमारे राज्य हैं, इसमें शामिल है आपका असम, इसमें है आपका मिजोरम, इसमें आता है त्रिपुरा और इसमें आता है मेघालय। ठीक है, अमित्र मेघा करके इसको याद रखा जा सकता है, अमित्र मेघा। अमित्र मेघा मतलब कैसे आप याद रखोगे बेटा? ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ।
अ से असम हो गया, मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, और मेघा से आप याद रखिएगा मेघालय। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप याद रखना दिल्ली को, और राज्यों में याद रखेंगे छठवीं अनुसूची के राज्य जिसमें आपका आते हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपका प्रभावशील नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो हमारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 है, और 243 के जो आपके 15 उप अनुच्छेद हैं 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, अब हर अनुच्छेद में किसका वर्णन है और उप अनुच्छेद में किसका वर्णन है ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको पूछ देगा कि पंचायतों की संरचना के बारे में किस में उल्लेख है, निर्वाचन के बारे में किस में उल्लेख है, कार्यकाल के बारे में किस में उल्लेख मिलता है, या फिर वित्त आयोग के बारे में किस में उल्लेख मिलता है। तो एक तो अनुच्छेद 243 प्लस 15 उप अनुच्छेद मतलब टोटल 16 अनुच्छेदों में क्या जानकारियां हैं वो आपको याद रखनी है। पहले तो मैं लिख के आपको फेमिलियर करा रहा हूं, फिर आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। इस क्लास में आप उसको याद करके ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 243, है ना। अनुच्छेद 243 में वर्णन है परिभाषा, यहाँ पे उल्लेखित है कि आपका परिभाषाएं। उसके बाद हम उप अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो उप अनुच्छेदों में जो पहला उप अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243 ए, इसमें वर्णन मिलता है ग्राम सभा। उल्लेख किसका है? ग्राम सभा के बारे में। उसके बाद 243 बी में उल्लेख है पंचायतों का गठन। 243 सी में उल्लेख है पंचायतों की संरचना। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूं मैं। 243 को आप अलग से याद रखिए, ये तो अनुच्छेद 243 है, इसको अलग से याद रखिए परिभाषा। फिर उप अनुच्छेदों की बात करें तो 3-3 के टुकड़े में हम याद करते हुए जाएंगे, और अंतिम में थोड़ा सा मैं आपको तरीका भी बता दूंगा याद करने का, है ना। तो अगर हम अनुच्छेद 243 ए, बी और सी की बात करें तो ए में है ग्राम सभा, बी में है पंचायतों का गठन, और सी में है पंचायतों की क्या आपका संरचना। ठीक है, उसके बाद हम अनुच्छेद 243 डी पहुंचते हैं। तो डी में उल्लेख है सीटों का आरक्षण। क्या है आपका? सीटों का आरक्षण। ई में उल्लेख है पंचायतों का कार्यकाल। ई में क्या वर्णन मिलता है? पंचायतों का कार्यकाल। उसके बाद जो आपका एफ है, एफ में वर्णन मिलता है सदस्यों के लिए निर्भरताएं। निर्भरताएं क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सदस्यों के लिए निर्भरताएं, तो ये 3 टुकड़ा फिर हो गया, है ना। क्या क्या याद रखेंगे आप? सीटों का आरक्षण, ठीक है, डी में। ई में याद रखेंगे पंचायतों का कार्यकाल, और एफ में याद रखेंगे सदस्यों के लिए निर्भरताएं। ठीक है, तो ये 15 उप अनुच्छेदों में जो है आपका 6 हो गए। एक बार फिर से बोल देता हूं, नामों से पहले फेमिलियर होइए क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद याद मैं करा दूंगा अंतिम में। ठीक है, 243 में है परिभाषा ए, बी और सी। ठीक है, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना। उसके बाद डी, ई और एफ आरक्षण के बारे में है, कार्यकाल के बारे में है। फिर उसके बाद सदस्यों की निर्भरताएं। निर्भरताएं कहने का मतलब क्या आपका बोल सकते हैं अयोग्यता, कि सदस्य बनने के लिए क्या नहीं, आपका क्या क्या आपका योग्यता और अयोग्यता, उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसको अनर्हताएं भी कहा जाता है, निर्भरताएं भी कहा जाता है। अहर्ता मतलब योग्यता है और निर्भरता मतलब क्या है आपका अयोग्यता। अब हम आगे बढ़ते हैं, एफ के बाद जो है वो जाते हैं अनुच्छेद 243 जो है आपका जी में। 243 जी में उल्लेख मिलता है पंचायतों के प्राधिकार। पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, है ना। पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और क्या आपका उत्तरदायित्व।
उसके बाद हम पहुंचते हैं उपअनुच्छेद जी के बाद एच में। तो एच में उल्लेख मिलता है पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्ति एवं पंचायत की निधियां। पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्ति एवं पंचायत की निधियां। आई जो है आपका, इसमें उल्लेख मिलता है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन, तो ये फिर 3 हो गया, देखिए, है ना। 3-3 के टुकड़े में अपन याद करेंगे लास्ट में। तो जी में उल्लेख मिलता है पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व, है ना। मैं भी जो आपको 29 विषय पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, ये उनके प्रति है एक्चुअल में, ठीक है। एच में उल्लेख मिलता है पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्ति और पंचायत की निधियां। आई में है राज्य वित्त आयोग का गठन। उसके बाद हम जाते हैं जे। जे में उल्लेख मिलता है पंचायतों की या पंचायतों के लेखों की, है ना, पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा। ऑडिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। संपरीक्षा मतलब क्या होता है? ऑडिट, है ना। पंचायतों के लेखों की क्या हो गई आपकी? संपरीक्षा। के में उल्लेख मिलता है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था का संघ तथा राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है। एम में आप याद रखिएगा, इस भाग का कतिपय अर्थात कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। जैसा ही शब्द इस्तेमाल किया गया है अधिनियम में, वैसे ही आपको याद रखना है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, अर्थात इस भाग का कुछ क्षेत्रों में जो है वो आपका लागू ना होना। उसके बाद एन कहता है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप शब्दों को चेंज करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए आपको जो संवैधानिक शब्द हैं उनको जो है याद रखना है। तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और जो सबसे अंतिम उप अनुच्छेद 243 ओ है, इसमें है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, है ना। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय जो है आपका वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसका मतलब है। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अर्थात न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है? वर्जन है, ठीक है। तो ये हो गए 15 उप अनुच्छेद। इन 15 उप अनुच्छेदों को जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपन जो है बात कर लेते हैं शुरू से। पहले तो आप याद रखिए इसको अलग से, जो अनुच्छेद 243 है बेटा, आप इसको अलग से याद रखिएगा परिभाषा। अब मैं इनको जो है आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इनको याद करेंगे। पहले तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए ए से लेकर के ओ तक, है ना। और 3-3 टुकड़े में याद रखेंगे, अर्थात ABC, फिर उसके बाद DEF। इस प्रकार से जो है हम 3-3 टुकड़े में इसको याद रखेंगे। तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5, क्योंकि कितने उप अनुच्छेद हैं आपके? 15, है ना। तो 5 सेंटेंस दिमाग में आपको याद रखने हैं। पहला क्या याद रखोगे? पहला याद रखोगे कि जो गांव की ग्राम पंचायत की या पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी जो इकाई होती है वो कहलाती है बेटा ग्राम सभा। इसके बाद हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्राम सभा,
है ना। तो जो आपका उपअनुच्छेदों का पहला उपअनुच्छेद है ए जो है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? आपका ग्राम सभा से। ठीक है, तो दिमाग में पहले यही वर्ड याद रखिएगा, ग्राम सभा आप याद रखना, फिर ग वर्ड से ही याद रख लेना आप गठन, और गठन होगी तो उसकी क्या देखना पड़ेगा हमको? संरचना। ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे, ग्राम सभा, गठन, संरचना। ठीक है, याद रहेगा। तो ग्राम सभा से आप ग्राम सभा निकाल लेंगे, गठन से आपको याद रखना है पंचायतों का गठन, और संरचना से आपको याद रखना है पंचायतों की संरचना। तो ग्राम सभा ग से ही याद रखना गठन, गठन होने पर क्या देखेंगे हम? उसकी संरचना देखेंगे। तो ग्राम सभा गठन और हो गया संरचना, ग्राम सभा गठन से पंचायतों गठन, और संरचना से पंचायतों की संरचना। तो ये हमारा 3 तो हो गया यहाँ पे, क्लियर है? ठीक। उसके बाद सीटों का आरक्षण है, पंचायतों का कार्यकाल है, और सदस्यों के लिए निर्भरताएं हैं। तो आरक्षण को आरक्षण ही रहने दीजिए, कार्यकाल को आप क्या बोल सकते हो? अवधि बोल सकते हो, और निर्भरताओं को अनहरताएं बोल सकते हो। ठीक है, अब ये मैं इसलिए चेंज किया क्योंकि तीनों वर्ड हम ले रहे हैं अ से। अ से आप ले लो आरक्षण, आरक्षण की क्या लिख लीजिए आप? अवधि। और जिनको नहीं मिलने वाला है आरक्षण तो उनके लिए क्या है? आपका अनहर है। ठीक है, तो अनहरताएं देख लीजिए। ठीक, तो इसमें 3 वर्ड आ जाएंगे, आरक्षण, आरक्षण की क्या देखिए आप? अवधि, और किसे मिलेगा नहीं मिलेगा तो अनहरता, अनहरताएं। ठीक है, तो आरक्षण से क्या आप याद रखेंगे बेटा? सीटों का आरक्षण। ठीक है, अवधि मतलब क्या होता है? कार्यकाल। किसका कार्यकाल? पंचायतों का कार्यकाल। और अनहरताएं मतलब निर्हरताएं, किस चीज के लिए? सदस्य बनने के लिए। तो सदस्यों के लिए क्या है आपका? निर्हरताएं। तो ये अ वर्ड से अब ये 3 लाइन आप याद रख लीजिए। ठीक है, आरक्षण, अवधि, अनहरताएं। आरक्षण अर्थात सीटों का आरक्षण, अवधि अर्थात पंचायतों का कार्यकाल, अनहरताएं अर्थात सदस्यों के लिए अनहरताएं। आप चाहें तो अपने नोट्स निर्माण में ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ये 3 जी, एच और आई, जिसमें है पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व। एच में आता है पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्ति। किस चीज की शक्ति? टैक्स आरोपित करने की, टैक्सेशन का पावर है ये। ठीक है, और पंचायत की निधियां, भाई आप टैक्सेशन करोगे, करारोपण करोगे तो तभी तो पंचायत में क्या आएंगी? निधियां आएंगी। ठीक है, इसके बाद है आपका राज्य वित्त आयोग का गठन। तो अब इसको मैं समझाने के लिए एक चीज आप याद रखिए, आपको याद रखना है वर्ड शक्ति। शक्ति किससे आएगा भाई? पैसा से। और पैसा क्या आएगा? पैसा किससे आएगा? जब आप टैक्स वसूलोगे अर्थात करारोपण करोगे। ठीक है, तो पहले तो आप याद रख लीजिए क्या? शक्ति। शक्ति कैसे मिलेगी? कर लगाने से मिलेगी, और कर लगाने से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा कहने का मतलब वित्त। तो ये 3 वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। क्या क्या? शक्ति, कर और वित्त। अब शक्ति से क्या याद रखना है? कि पंचायतों के प्राधिकार, उनकी शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व। कर से याद रखना है कि पंचायतों की करारोपण की शक्ति और उनकी क्या? निधियां। और वित्त से याद रखना है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो शक्ति, कर और वित्त से आप इसको याद रख सकते हैं। शक्ति से पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व। कर से उनके करारोपण की शक्ति और निधियां। और वित्त से याद रखना है राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो ये हमारे आपके 9 उपअनुच्छेद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब 3 अनुच्छेद उठा लेते हैं। कौन कौन से? जे, के और एल, फिर हमारा एम, एन, ओ बच जाएगा। ठीक है, तो जे, के और एल में क्या है देखिए, इसमें है पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब क्या होता है भाई? ऑडिट होता है। ऑडिट, ऑडिट करना अर्थात उसका संपरीक्षा करना। अब ऑडिट क्या होता है? ठीक है, ऑडिट करना क्या होता है ये हम आगे पंचायती राज अधिनियम की श्रृंखला में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पंचायतों के निर्वाचन के लिए किसकी स्थापना? राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि जो हमारी गॉडगिल समिति बनी थी आपका 73वें संविधान संशोधन से पहले का जो आपका प्रयास अगर हम देखें तो उसने बोला था कि भाई पंचायतों के जो है आपका वित्तीय सहायता और समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए।
और पंचायतों के नियमित चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद जो एल है इसमें लिखा है पंचायती राज व्यवस्था का संघ तथा राज्य क्षेत्रों में लागू होना। पंचायती राज व्यवस्था का संघ तथा राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ठीक है, तो देखिए इसमें आप इसको दो दो टुकड़े में भी याद रख सकते हैं और तीन टुकड़े में भी याद रख सकते हैं। इन दोनों को आप इंग्लिश वर्ड से याद रखिए। ठीक है, संपरीक्षा को आप याद रखिए ऑडिट, और ऑडिट के बाद याद रखिए इलेक्शन। ऑडिट इलेक्शन लागू। ठीक है, क्या लागू आपका? ऑडिट इलेक्शन लागू। तो ए ई लागू याद रख सकते हो, है ना। ए से हो गया ऑडिट, ई से हो गया इलेक्शन और लागू। तो ए से ऑडिट याद रखोगे। ऑडिट कहने का मतलब संपरीक्षा। इसकी संपरीक्षा पंचायत के लेखों की संपरीक्षा। ई से इलेक्शन, इलेक्शन मतलब याद रखना है आपको राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। और लागू होना, इस पंचायती राज अधिनियम का, पंचायती राज व्यवस्था का भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में क्या होना? लागू होना। तो ए ई लागू वर्ड से आप याद रख सकते हैं। ए से ऑडिट अर्थात संपरीक्षा, पंचायत के लेखों की संपरीक्षा। ई से इलेक्शन अर्थात निर्वाचन अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग। और लागू अर्थात इस पंचायती राज व्यवस्था का संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होना। उसके बाद लास्ट हमारा 3 अनुच्छेद जो आता है वो आता है MNO। इससे जस्ट पहले में कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था का संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होना, और इसमें बोलता है कि ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। मैंने बताया अभी आपको कुछ क्षेत्र जहां जहां ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में अर्थात कुछ क्षेत्रों में जो है वो आपका लागू ना होना। फिर ये जो आपकी विधियां हैं और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका बना रहना अर्थात विद्यमान विधियों का, नियमों का और पंचायतों का बना रहना। और अंतिम में याद रखना है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। इसको तो आप अलग से ही याद रख लो कि भाई निर्वाचन संबंधी मामला न्यायालय में नहीं जा सकता। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है सब आर्टिकल 243 ओ में, अनुच्छेद 243 ओ में इसका उल्लेख जो है वो आपका मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, लागू ना होना, बना रहना और न्यायालयी हस्तक्षेप का वर्जन। अंतिम है और इजी भी है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि लास्ट में जो 3 है उसमें एक बोलता है आपका लागू ना होना, दूसरा बोलता है बना रहना और न्यायालयीन हस्तक्षेप का क्या है आपका वर्जन। लागू ना होना अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का या इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में जो है लागू ना होना। बना रहना मतलब विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। वर्जन किस चीज का वर्जन है? निर्वाचन संबंधी, चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है आपका वर्जन। तो इस प्रकार से आप इस पूरे के पूरे जो सब आर्टिकल हैं, उप अनुच्छेद हैं, इनको जो है आप याद रख सकते हैं। एक बार और रिवीजन करा देता हूं, फिर हम अनुसूचियों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप 243 को अलग से याद रख लो बेटा। 243 में है क्या आपका परिभाषा। फिर मैंने बोला था क्या वर्ड याद रखना? ग्राम सभा। ग वर्ड से याद रखना गठन, और गठन हो जाने पर हम उसकी क्या देखेंगे? संरचना। तो कैसे निकालोगे? ग्राम सभा, फिर पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना। ठीक है, उसके बाद आरक्षण के लिए मैंने बताया था कि आरक्षण वर्ड याद रखना, आरक्षण की अवधि याद रखना, और याद रखना क्या? अनहर्ताएं, है ना। तो आरक्षण किसका? सीटों का आरक्षण, अवधि अर्थात पंचायतों का कार्यकाल, अनहर्ताएं अर्थात सदस्यों के लिए निर्हरताएं। उसके बाद मैंने इन तीनों के लिए आपको बोला था कि याद रखना शक्ति। शक्ति किस चीज़ से मिलेगी? कर लगाने से। उससे क्या मिलेगा? पैसा अर्थात क्या मिलेगा? वित्त। तो कैसे निकालोगे शक्ति? अर्थात पंचायतों के प्राधिकार, उनकी शक्तियाँ और उनके उत्तरदायित्व। कर अर्थात पंचायतों के द्वारा करारोपण की शक्ति और उनकी निधियाँ। वित्त अर्थात राज्य वित्त आयोग। उसके बाद आ जाता है ये 3 ठो। ठीक है, पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा, निर्वाचन आयोग और लागू होना। तो इसके लिए मैं बोला था ए ई लागू याद रख लीजिए।
ए से ऑडिट याद रखना अर्थात संपरीक्षा, पंचायत के लेखों की संपरीक्षा। ई से इलेक्शन अर्थात निर्वाचन, अर्थात पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। और लागू अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर लास्ट के लिए बता दिया था मैंने कि इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, लागू ना होना, बना रहना और न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन। अर्थात इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का क्या है, वर्जन है। ठीक है, तो ये हो गया भाग 9 के 243 अनुच्छेद और 15 उप अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक, या इसको क ख ग में ऐसा लेंगे तो ये अण तक जाता है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी क्लास में हम अब अध्ययन करेंगे अनुसूची 11 का। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में अनुसूची जो है 11 जोड़ी गई और इस अनुसूची 11 में पंचायत को सौंपे गए 29 विषयों का उल्लेख है। अर्थात ये जो 29 विषय हैं इनका उत्तरदायित्व किसका है, पंचायतों का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ विषयों के बारे में बताता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लो आपका प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, चिकित्सा सुविधा है, स्वास्थ्य है, पशुपालन है, भूमि सुधार है, मत्स्य पालन है, कृषि वगैरह है। तो ये 29 विषयों में शामिल हैं। तो इन सभी 29 विषयों का उल्लेख मिलता है किसमें, अनुसूची 11 में। एग्जाम में पूछता है अनुसूची 11 में कितने विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का। तो ये पंचायत को सौंपे गए 29 विषय हैं, इनका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व किसका है, आपका पंचायतों का है। वैसे जब हम नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे और 12वीं अनुसूची में हम ये पढ़ेंगे कि नगरीय निकाय को 11 विषय सौंपे गए हैं। तो फिलहाल तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे याद रखिए कि अनुसूची 11 के अंतर्गत जो आपके ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनको 29 विषय जो है वो आपके सौंपे गए हैं। अब ये 29 के 29 विषय आपको याद रखने हैं। ठीक है कि कौन सा आपका 29 विषयों में से है और कौन सा नहीं है। तो पहले तो मैं 29 विषयों को लिख देता हूं, फिर इसको भी मैं आपको 2 इमेज के माध्यम से, 2 चित्र के माध्यम से याद करने का तरीका बताऊंगा। इमेज अपने दिमाग में बिठाइएगा, पूरा का पूरा 29 विषय आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से 29 विषय जो है वो आपके शामिल है। तो चलिए पहले मैं इनको लिख के आपसे फैमिलियर करा देता हूं। पहला याद रखना है कृषि एवं कृषि विस्तार। याद रखोगे बेटा, कृषि एवं कृषि विस्तार। जब मैं लिख रहा हूं तो आप इसको देख के अच्छे से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। पहला विषय है कृषि और कृषि विस्तार। देखिए ये अनुसूची 11 के अंतर्गत शामिल विषय हैं, जरूरी नहीं कि आप इनको क्रम से याद रखें। ठीक है, आपको 29 विषय बस पता होने चाहिए, क्रम से याद रखें ये जरूरी नहीं है। तो एक विषय है कृषि और कृषि विस्तार। भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, एक भूमि से संबंधित है ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक कृषि से रिलेटेड है कृषि और कृषि विस्तार, एक भूमि से रिलेटेड है भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण। लघु सिंचाई एवं जल प्रबंध, तो एक विषय है जल प्रबंध का और लघु सिंचाई का। फिर याद रखना है आपको पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं कुक्कुट पालन। पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। कृषि, कृषि विस्तार, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंध, फिर है पशुपालन है, दुग्ध उद्योग है और कुक्कुट पालन है। ठीक है, उसके बाद है मत्स्य पालन, इसको अलग से शामिल किया गया है ना। आप पशुपालन में ही शामिल मत करना, इसको एक अलग विषय है समझ लीजिए। 29 विषयों में से एक विषय है पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन और एक विषय है आपका मत्स्य पालन। फिर उसके बाद वानिकी से संबंधित विषय है सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी। वानिकी में याद रखेंगे सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। ठीक है, और वन से ही संबंधित है लघु वनोपज। लघु वनोपज, तो 7 विषय हो गए। 7 को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। कृषि और कृषि सुधार, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण,
लघु सिंचाई और जल प्रबंध, जल से संबंधित क्या क्या है, लघु सिंचाई है और जल प्रबंध है। आगे पेयजल भी आपको मिलेगा, इसी में मैं बताऊंगा, ठीक है। पशुपालन है, उसमें दुग्ध उद्योग है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन अलग से है, वानिकी में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी है, लघु वनोपज जो है वो आपका अलग से विषय है। उसके बाद और हम अन्य विषयों की ओर देखते हैं, तो उद्योग में है बेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और लघु उद्योग, है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सम्मिलित करते हुए क्या आपका लघु उद्योग, है ना। इसके अलावा अलग विषय के रूप में है खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग। तो उद्योग में बोल सकते हैं आप मोटा मोटा कि लघु उद्योग भी है और कुटीर उद्योग भी है। लघु उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और कुटीर उद्योग में याद रखना है खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ठीक है। उसके बाद आवास को लेकर के विषय है ग्रामीण आवास। उसके बाद पानी को लेकर के विषय है पेयजल, है ना। पेयजल आपको याद रखना है, पेयजल की व्यवस्था अर्थात। देखिए जल को लेकर के एक जो है आपका लघु सिंचाई था, यहाँ पे देखिए जल को लेकर के क्या था आपका लघु सिंचाई और जल प्रबंध, ये लेकिन सिंचाई के लिए है। फिर जल को लेकर के एक और विषय है जो है आपका पेयजल, और अभी मैंने एक विषय क्या बताया आपका ग्रामीण आवास, ठीक है। फिर आपको याद रखना है ईंधन तथा चारा, है ना। ईंधन तथा चारा, ईंधन में जलाऊ लकड़ी वगैरह आ सकते हैं या अन्य ईंधन के स्रोत, और पशुओं के लिए क्या आपका चारा। ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया, ईंधन तथा चारा। इसके बाद इसमें विषय है सड़क, पुलिया, जल मार्ग तथा आवागमन के साधन। सड़क, पुलिया, जल मार्ग तथा आवागमन के आपके साधन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, संचार के साधनों के विस्तार से है। तो इसमें सड़क है, पुलिया है, जल मार्ग है तथा आवागमन के क्या है आपके साधन है, ठीक है। अगला विषय इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है जो कि है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण। क्या है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, और विद्युतीकरण से ही याद रखिए है इसमें है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ विषय में मैंने आपको ऊर्जा वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना। ऐसे स्रोत जो आपका पारंपरिक स्रोतों से, जैसे कि आपको कोयला वगैरह हो गया, उसकी तुलना में जो है आपके भिन्न हो, वो कहलाते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो वो विद्युतीकरण से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या क्या आपके विषय हो गए, ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया, ईंधन तथा चारा हो गया, सड़क, पुलिया, जलमार्ग तथा आवागमन के साधन हो गए, ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हो गए। तो ये हो गए आपके 15 विषय। अन्य विषयों को हम देखते हैं।